हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस, आप सभी का वेलकम है। आई थिंक यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स। आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ classes for science, mathematics and physics on my channel. I think you will enjoy it. If you are having any problem, you can comment me. आप कमेंट कर सकते हैं और नीचे दी गई ईमेल पे, जो वीडियो में ईमेल होगी, आप उस ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो या कोई आप एक टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप मुझे उसी समय आप कमेंट करें या कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इनको। ये सब्सक्राइब बटन जो है वो वीडियो के बिल्कुल नीचे है और उसके साथ ही एक बेल आइकन है, घंटी का बटन बना हुआ है। प्लीज क्लिक ऑन दैट, ताकि जैसे भी कोई भी नया लेक्चर आए वो लेक्चर आपको उसी समय नोटिफाई हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। एंजॉय द लेक्चर जो अभी आपके सामने आने वाला है आपकी क्लास का। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching my channel Dr. Dushyant's Physics Classes। और आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है एरिया वेक्टर और उसे हम एक्सटेंड कर देंगे अप टू गॉस थ्योरम। कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम गॉस थ्योरम को? एरिया वेक्टर, ये नाम से ही हमें एक क्वेश्चन हमारा राइज हो जाता है कि क्या एरिया वेक्टर है। आपका क्वेश्चन यहीं पे अराइज हो जाता है, सर whether area is a vector, because till date we haven't studied anything about area as a vector। हमने ये कभी नहीं पढ़ा है, तो आज क्या है इसमें? भाई, area is not a vector। area vector itself a single quantity that represents the product of area, किसका? ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं, इनटू अ यूनिट वेक्टर। उस कंपोनेंट के ऊपर एक यूनिट वेक्टर अगर हो, यूनिट वेक्टर किसका? यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर you are having a surface, done, this surface has an area S, done। मैं इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। नॉर्मल क्या होता है भाई? जो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री हो, ठीक है। और इस नॉर्मल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन यूनिट वेक्टर से। देन जो मैं एरिया वेक्टर यहां रिप्रेजेंट करूंगा, एरिया वेक्टर वो क्वांटिटी है, एरिया था, एरिया वेक्टर क्या क्वांटिटी है कि उस एरिया की वैल्यू, उसका सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है? एस इनटू एन यूनिट वेक्टर, इनटू एन यूनिट वेक्टर। बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि कई ऐसी आइटम्स हमारे पास, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हमारी आ जाती हैं दैट वर्क्स अलोंग द सरफेस एरिया आर इन सर्टेन डायरेक्शन with the surface area and we need to get its direction or alignment with respect to surface। हमें पता करना पड़ता है कि हमें सरफेस के साथ वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर दैट we have already gone through this term area vector। area vector is a physical quantity which is devised, जो यूज की जाती है to get to explain all those physical quantity। So the direction of planar area vector is specified by the normal। जो नॉर्मल है ना यहां पे, वही देता है एरिया वेक्टर की डेफिनेशन। तो एरिया वेक्टर समझ आया क्या है? एरिया वेक्टर क्या है? प्रोडक्ट है किसका? वहां के एरिया का और किसके साथ? एक यूनिट वेक्टर के साथ जो उस सरफेस के नॉर्मल है, उस सरफेस के नॉर्मल है। अब चलिए मैं आपको एक बताता हूं कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण हमें एरिया वेक्टर समझने की जरूरत पड़ी। द टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टर्म कौन सी थी वो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म थी भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ी एरिया वेक्टर की। डन है भाई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में, मान लीजिए ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस में कितनी नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस की मेजरमेंट को, उनकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया inside an electric field is the measure of total number of electric lines of forces passing normally, passing normally। तो बात क्या आ गई कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास होनी चाहिए? उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। बट हमने आज तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया नहीं पड़ी हुई ना। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने सबसे पहला क्या काम किया? हमने एरिया को क्या दी? डायरेक्शन दी मतलब वेक्टर बनाया। अब एरिया की भी डायरेक्शन है और जो वहां से फील्ड निकल रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी भी डायरेक्शन है। अगर उन दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, क्योंकि दोनों नॉर्मली चाहिए भाई, दो अगर एक ही सरफेस पे दो लाइंस सेम एंगल बना रही हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0। तो अगर आपकी वेक्टर भी नॉर्मली है और फील्ड लाइंस भी नॉर्मली हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कितना है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। ये फाई रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट को। एक छोटा सा कंपोनेंट अगर हम ले लें, दैट इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस। अगर इस पूरी सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा में डेल्टा एस ले लूं, इसमें से निकलने वाली जो फ्लक्स है उसे मैं डेल्टा फाई लिख रहा हूं, देन इट इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। और अगर इसे आप वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो डेल्टा फाई, इसे भी ई लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बिकॉज देयर इज अ सेम टर्म इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ई वेक्टर ये नंबर है, क्या है? नंबर है मतलब स्केलर है। स्केलर है तो इसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज ई डॉट डेल्टा एस। अब यहां से समझ आया क्यों मैंने नॉर्मली कहा? क्योंकि ई डॉट डेल्टा एस है मतलब ई डेल्टा एस कॉस थीटा है। अगर थीटा 0 हो जाता है तो आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा ई डेल्टा एस के बराबर। और थीटा कब 0 होगा? जब उनकी डायरेक्शन कितनी होगी? दोनों की डायरेक्शन 90 डिग्री होगी। एरिया वेक्टर की तो होती ही 90 है। जब फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मली पास करेंगी तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। ये समझ आया आपको? अब इन दोनों के बेसिस के ऊपर हम एक टर्म स्टडी करेंगे और वहां से हम निकालेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू क्यों यूज की जाती है। अब और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका दिया गॉस ने, इन द फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई? अगर आपके पास एक सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस एक सफेरिकल सरफेस है। कौन सी सरफेस है? सफेरिकल सरफेस है। और इस सफेरिकल सरफेस का जो रेडियस है भाई वो है आर। डन। अब इस सफेरिकल सरफेस का एक छोटा सा कंपोनेंट हम ले लेते हैं, इसकी सरफेस का, ध्यान रहे सरफेस का एक छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं यहां पे। और सरफेस का कंपोनेंट अगर सफेयर का हो तो वो सेंटर के ऊपर क्या बनाता है? वो बनाता है भाई एक कोन बनाता है। क्या बनाता है? कोन। तो इस सरफेस को हम मान लेते हैं ds। क्या मान लेते हैं? ds। इस सरफेस को, तो ds अगर सरफेस है तो इसके ऊपर अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, यूनिट वेक्टर प्लॉट करूं, तो एरिया यूनिट वेक्टर मेरा क्या बन गया? ds वेक्टर किसके बराबर हो गया? ds वेक्टर हो गया भाई ds इंटू n यूनिट वेक्टर के बराबर। किसके बराबर हो गया ds वेक्टर?
तो ds वेक्टर मेरा क्या बन गया यहां पे, ds वेक्टर बन गया मेरा एरिया वेक्टर। डन, एक चीज समझ आ गई आपको। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम देती है रिलेशन, क्या देती है, रिलेशन, किसके बीच में, फ्लक्स के बीच में, किसके बीच में, फ्लक्स के बीच में और चार्ज जो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ है, किसके अंदर इनक्लोज हुआ है, सरफेस के अंदर। तो फ्लक्स कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। क्या है ये कि 1/ε0 द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो Q यहां पे क्या था भाई, चार्ज इन द सरफेस, तो 1/ε0 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। इसका मतलब है फ्लक्स जो है phi E दैट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, किसका टोटल, E डॉट ds का टोटल, ds छोटा पार्ट था, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट किसकी है भाई, ये स्टेटमेंट है आपकी गॉस थ्योरम की। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है भाई कि आपके पास जो चार्ज है उसका 1/ε अगर आप करें तो वो किसके बराबर आ जाता है, किसकी वैल्यू के बराबर आ जाता है, फ्लक्स के बराबर आ जाता है। डन। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर लिया, एक यही डायग्राम लेते हैं, क्यू चार्ज इनक्लोज कर लिया एक ऐसी सरफेस के अंदर जिसका रेडियस कितना है, आर इज द रेडियस, आर रेडियस है, मतलब सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 1/4πε0 इनटू द चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यही पढ़ा हुआ है हमने। अगर ये इतना है तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इलेक्ट्रिक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आर के अलोंग, किसके अलोंग, आर के अलोंग। और इसका मतलब है आर को जब रेडियल वेक्टर जो होता है, रेडियल वेक्टर जो आर है दैट इज पैरेलल टू एन यूनिट वेक्टर, ये दोनों बाहर की तरफ ही तो हैं। अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, मतलब कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, अब फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर है, वी नो द फ्लक्स डी फाई, फ्लक्स किसके बराबर है, जो डी फाई फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस, यही पढ़ा अभी हमने भाई। मतलब ये है ई डी एस कॉस थीटा, बट कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो आपके पास फ्लक्स बन गया ई इंटू डी एस, ये क्या है, डी फाई। इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, मतलब इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को, तो वी गॉट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ई में क्या कंपोनेंट है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू ds। इंटीग्रेट कीजिए, ये पहले वाली जो आपकी टर्म्स हैं इनमें कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ कौन है यहां पे वेरिएबल है आपका ds। चलिए ds वेरिएबल है तो आपके पास फ्लक्स किसके बराबर आ गया, फ्लक्स जो है फाई ई दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 बाहर आ गया, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर बाहर आ गया, ds क्या है, सरफेस का छोटा सा हिस्सा, तो सरफेस का पूरा हिस्सा जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ds को, तो क्या बन जाएगा 4πr स्क्वेयर, आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर 4π हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास सिर्फ बच गया है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद होगा तो हमने यही तो प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि भाई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर, किसके बराबर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, ये क्लोज्ड का साइन है इंटीग्रल के ऊपर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू
1 by epsilon नॉट द चार्ज इनक्लोज, चार्ज कितना है Q। सो ये है आपका प्रूफ। किसका प्रूफ है भाई? ये प्रूफ है आपका गॉस थ्योरम का। समझ आया आपको? मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, इसे अप्लाई करेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे टू द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। Thank you very much. Please subscribe it, please share it, so we can have a wonderful lecture series ahead. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Enjoy.